हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स का है ना टॉप कम से कम 25 टू 30 एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और उसमें से कोई 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के साथ एकदम फिक्स आने वाला है। ठीक है, जिस तरह से क्लास 11th में मेरा सारा क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का मैच किया था, क्लास 12th में उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू मैच कराने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और आप चाहते हैं कि भैया हम सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में हम 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो फुल का फुल मार्क्स लाएं, तो उसका लिए हमारा स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाला है हमारे सेकेंड चैनल पर, जिसका नाम है टॉपर भैया जैक। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कॉलिब्रेट भी कर देंगे, टॉपर भैया जैक। ठीक है, तो इस चैनल को आप जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से आपको ऑल सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा रेगुलर हम देने वाले हैं। तो सारा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो टॉपर भैया जैक पर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? तो हमारे इस मेन चैनल पर आने की टारगेट टॉपर 95 पर। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है ना, यानी कि कौन सा चार्ज किसी पर बॉडी पर हो सकता है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज ये होता है। इससे अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर इसके 2 गुना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर इसके 3 गुना होगा, इसी तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग देखेंगे कि 1.6 यानी कि 16 का मल्टीपल कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो 16 एकम 16 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, देखिए यही सिर्फ आ रहा है। 16 3 48 ये भी नहीं मैच कर रहा है। 16 3 48 16 6 64 16 85 यानी कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है। सिर्फ 1.6 के मल्टीपल में आ रहा है आपका 3.2 वाला। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्योंकि सिर्फ यही चार्ज आपका क्या है, पॉसिबल है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, यहीं पे कह रहा था 16 कम 16 16 32 16 3 48, कहीं यहाँ पे 4.5 की जगह 4.8 इंटू 10⁻⁻19 रहता, तो ये भी पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारा क्रैश कोर्स में आपको तैयारी करा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अभी भी चाहते हैं कि भैया हम कुछ नहीं पढ़ें, तो हमारा 5-5 गैस पेपर दिया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का, और 1 जनवरी तक उसमें से ऑफर है वो मिल रहा है आपको 200 का है, लेकिन मिल रहा है सिर्फ आपको 99 में ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट, और सारा क्वेश्चन उसी से मैच करेगा। ऑब्जेक्टिव भी उसमें हम दे रहे हैं और सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। और जो चाहते हैं साइंस वाले कि भैया हम अभी तक पढ़े भी नहीं, हम लोग तैयारी भी करना चाहते हैं, तो अभी हमारा ऑप्टिक्स का क्लास चल रहा है हमारे क्रैश कोर्स पर। ठीक है, 1 जनवरी से वेब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, तो जल्दी से आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस है वैसे 500, अभी चल रहा था 299, लेकिन ये ऑफर फिर से दे दिया गया है 1 जनवरी के उपलक्ष्य में। आपको ये मिल रहा सिर्फ 199 में, और इसमें गैस पेपर फ्री दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से अभी टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करें और ज्वाइन करें हमारा क्रैश कोर्स और फुल का फुल मार्क्स लाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहता है कि आप पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो कहता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी, है ना। कहता है कि कोई बिंदु आवेश है जो Q है, उसको रखते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र E में, इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो उस पर कितना बल लगेगा, उस पर कितना बल लगेगा। तो आपको इन तीनों में रिलेशन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यानी E बराबर होता है F/Q। तो हमको निकालना है फोर्स, तो फोर्स को यहीं छोड़ देंगे, ये भागा में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो F बराबर हो जाएगा QE, F बराबर QE। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है ना, हाँ बहुत आसान है, बस अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मजा आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन। कहता है कि देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, सिंपल है। कहता है कि 3 कैपेसिटर है C1 C2 और C3, ये पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में? पैरेलल कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे है, C1 वहाँ है, C2 यहाँ और C3 यहाँ पे, इस तरह से पैरेलल है। ठीक है, और कहता है तीनों का कैपेसिटी C है, इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C है। ठीक है, तो कहता है कि इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक धारिता C की 3 संधारित्र समानांतर कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, तब तुल्य धारिता क्या होगी। तो पैरेलल क्रम में जब हम लोग निकालते हैं CP यानी टोटल, तो सबको जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, सिंपल है, सबको जोड़ देंगे, ये C प्लस C प्लस C, तीनों को जोड़ देंगे तो C प्लस C प्लस C, 1 C 2 C 3 C, तो आ जाएगा 3C। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कितना सिंपल है। और हमारा गैस पेपर और हमारा क्रैश कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन,
है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 4 कहता है गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज्ड इन द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस, जहां पे दिया वैल्यू Q1 Q2 और Q3 का, यानी कि गॉसियन सतह है, ठीक है, कोई आपका गॉसियन सरफेस है जहां पे 3 चार्ज है Q1 Q2 और Q3 है, ठीक है, इस तरह से इनक्लोज्ड है। तो कहता है कि इसका फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी कि फाई का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि फाई बराबर होता है गॉसियन सरफेस के लिए Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड मतलब टोटल, यहाँ पे टोटल चार्ज है ना, कितना अंदर में सो, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, तो सबको लिख देंगे यहाँ पे। देखो कितना सिंपल है, फाई बराबर Q1 का वैल्यू कितना है, माइनस देखो देख लो, Q1 का वैल्यू -14 क्या नैनो कूलम, नैनो का वैल्यू होता है 10 पर पावर -9, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ना है ना, जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, Q1 Q2 का हो जाएगा यहाँ पे 78.85 इंटू, फिर नैनो का बैठाएंगे 10⁻⁻⁹, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा चार्ज माइनस में है तो यहाँ पे माइनस देंगे 56, नैनो का वैल्यू होता है 10 पर पावर -9, ये करेंगे, ठीक है, पूरी सॉल्यूशन करेंगे, नीचे भाग देंगे एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब इसको करना है आपको सॉल्यूशन, ठीक है, हम यहाँ पे अभी सॉल्यूशन नहीं बता रहे, बस हम बता दिए कि इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, यहाँ माइनस है तो इसको घटाना है और नीचे भागा दे देना है। तो ओवरऑल जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 10⁻3, कितना आ जाएगा 10⁻3। समझ में आ रहा कुछ, कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है चीज़ें, हाँ थोड़ा सा आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है और हर बार इसका ऑप्शन गलत देता है, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है। कहता है कि आप पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C है। कहता है व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जो जिसका वैल्यू है 5, जिसका वैल्यू कितना है, मतलब एक बीच में, ठीक है, देखो दो पैरेलल कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाता है जिसका वैल्यू है 5, ठीक है। कहता है कि द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो कहता है कि परसेंटेज कितना परसेंट कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग डालते हैं कैपेसिटी के अंदर तो उतना बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले था C और 5 आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 5 से गुना हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5C, है ना। यानी पहले देखा जाए तो Q1 इनिशियल में था कैपेसिटी C, मतलब कैपेसिटी जो C इनिशियल मान सकते हैं इसको, CI मतलब C इनिशियल इसका कैपेसिटी C था, और C फाइनल अभी जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो ये हो गया आपका 5C। तो दोनों में कितना चेंज आया, वही ना पूछ रहा है कि आखिर कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि कितना हुआ, तो पहले था C और अब हो गया 5C, तो वृद्धि कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5C में 1C जाएगा तो 4C, तो कितना वृद्धि हुआ, 4C, ठीक है। और हमको पूछ रहा है परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज हम लोग हमेशा कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हमेशा हम लोग निकालते हैं कि अभी कितना है कैपेसिटी, तो अभी कितना है कैपेसिटी 4C, पहले कितना कैपेसिटी था तो C, और परसेंटेज मतलब 100 से क्या कर दो, गुना कर दो, तो C से C कट गया और 100 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो टोटल हो जाएगा कितना परसेंट, 400% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 400%। समझ में आ रहा कुछ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही चारों रॉन्ग है, ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है कि तांबे की छड़ का विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के पतले ताल की तुलना में है, यानी कि कहता है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ कॉपर कंपेयर टू दैट थिन वायर ऑफ कॉपर। कहने का मतलब क्या है कि एक कॉपर का छड़ है, चलो एक कॉपर का छड़ है, ठीक है, और एक कॉपर का पतला तार है, तो कहता है कि दोनों का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों का जो प्रतिरोधकता होगा आखिर वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है क्या कम होगा, अधिक होगा, समान होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी लेस होगा, मोर होगा, सेम होगा, फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेम होगा। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता जो होता है, यानी कि जो आपका रो का वैल्यू होता है ना, वो डिपेंड करता है सिर्फ मेटर के मटेरियल, मतलब सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है और आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मटेरियल सेम है ना, पहले भी था आपका कॉपर तांबे का छड़ और अभी भी तांबे का ही पतला तार है, तो मटेरियल चेंज नहीं ना हुआ और टेम्परेचर का बातें नहीं किया है, ठीक, तो सेम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है ओम का नियम था। ये तो बहुत ज्यादा बार पूछता है, इसको फिक्स कर लो, है ना, हर बार देता है मॉडल पेपर में भी, फाइनल एग्जाम में, कि ओम का नियम तब मायने होता है जब चालक का तापमान होता है, यानी कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, तो होगा कांस्टेंट। कैसा, कांस्टेंट, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, है ना, यानी कि जब स्थिरांक रहेगा, ठीक। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है चीज़ें, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। ये तो और आसान है। कहता है यहाँ पे चित्र में दिया गया है, ठीक है, जिसमें से विद्युत धारा को दर्शाता है, और कहता है कि तो विद्युत धारा आई किसके बराबर होगा, यानी कि आई का मान पूछ रहा है। देखो कहता है कि फिगर शो द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, जिसमें से करंट दर्शाया गया कि इधर से करंट, देखो यहाँ पे इधर से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इसमें से आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े हैं कि जो आपका होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है जंक्शन लॉ, एक होता है लूप लॉ, ठीक है, ये सब पढ़े हैं ना। तो उन दोनों में से यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, ठीक है, हाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन लॉ, है ना, यानी कि बिंदु का नियम, है ना, ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट देखिए 2 एम्पियर और 2 एम्पियर, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना है, 4 एम्पियर है। और यहाँ पे निकलने वाला करंट, ठीक है, इनकमिंग करंट है कितना, 4 एम्पियर है, और आउट गोइंग करंट बराबर होता है दोनों। आउट गोइंग करंट, जाने वाला करंट देखो 1 एम्पियर, तो चलो 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर प्लस, फिर यहाँ पे देखो इधर आया 1 एम्पियर, इधर चल गया, तो इधर बचा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर में से देखो यहाँ पे 1.3 एम्पियर यहाँ चल गया, 1.3 एम्पियर, और प्लस करेंगे आई एम्पियर, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि ये आने वाला करंट और ये जाने वाला करंट बराबर होना चाहिए, तभी ना ये कहलाएगा जंक्शन लॉ, कि किसी भी पॉइंट पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट का वैल्यू सेम होता है। तो बस यहाँ पे सबको जोड़ घटा देंगे और आई का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। देखो 4 एम्पियर है, और यहाँ पे 1 एम्पियर और 1.3 एम्पियर, तो हो गया 2.3 एम्पियर, तो 4 एम्पियर माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 2.3 एम्पियर बराबर हो जाएगा आई, यही ना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एम्पियर में हम लोग हटा दिए 2.3 एम्पियर को इन जोड़ को, तो आई का आई इधर ही है। तो देखो 4 में से जाएगा 2.3 एम्पियर, तो आएगा 1.7 एम्पियर, तो आई का वैल्यू होगा 1.7 एम्पियर। सिंपल सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, तो सबको ये याद रखता है, लेकिन इसका दूसरा यूनिट कोई नहीं याद रखता है। टेस्ला को हम लोग लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ना होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, कितना इंपॉर्टेंट भी है, आसान नहीं है, इंपॉर्टेंट है बाबा। कहता परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वां का हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या का, क्योंकि सोलेनॉइड का फॉर्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई, ये ना होता है म्यू नॉट एन आई। तो करंट पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, देखो ये क्या बोलते हैं घुमाव की संख्या पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है, यानी कि धारा पर डिपेंड करता है, देख सकते हैं रेडियस, और यहाँ है नन ऑफ दिस। तो किसी पर निर्भर कैसे नहीं करता है, इन दोनों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रेडियस। ठीक, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, अच्छा से पढ़ना है। अगला देखिए, ये तो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है। कहता है कि दो पतले लंबे समानांतर तार जिसकी दूरी d है, देखो दूरी कितना है, d है, से अलग अलग है। कहता है एक ही दिशा में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में आई एम्पियर धारा इसमें भी और इसमें भी प्रवाहित हो रही है। तो कहता है एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे को म्यू नॉट आई स्क्वायर अपन 2 पाई डी बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू है म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी, ऐसे। ठीक है, क्या करते हैं, तो बल से आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ यह रहा है, कहाँ गया इंग्लिश वाला नीचे। कहता है 2 थिन लाइन्स द सेम डायरेक्शन दे विल, कहता है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इतना के बल से प्रतिकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को इतना के बल से आकर्षित करेंगे। ठीक है, पहली बात समझिए, यहाँ पे ओहो ऑप्शन हम पढ़ दिए, हे भगवान देखो क्या बोल रहा है कि 2 पतला लंबा तार है। वाह, वही सोचे कैसे हो गया, 2 पतला लंबा तार है, ठीक, जिसको d दूरी पर रखते हैं। चलो ठीक है, कहता है एक ही दिशा में I एम्पियर धारा जा रही है। ठीक है, तो कहता है कि वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दूसरा कहता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को इतना बल से आकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को इतना बल से प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्यों, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है सेल्फ स्वयं प्रेरकत्व की एसआई इकाई है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन हो म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों का यूनिट सेम होता है हेनरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी डायरेक्शन ऑफ दी induced current in a circuit is always such that it opposes the couch, कहता है कि ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस, कहता है द लॉ इज नाम। कितना सिंपल है, देखो ये डेफिनेशन ही डायरेक्ट दे दिया। कहता है किसी परिपथ में जो प्रेरित धारा होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, वो हमेशा ऐसी होती है कि जिसके कारण से वो उत्पन्न हुआ है उसी कारण को वो विरोध करती है, और इसी को बोलते हैं लेंज का लॉ, लेंजेस नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इसको हम लिखाए भी है ना, सारा नोट्स में मेरा नोट डाउन है, बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। और उसके लिए हम सबको दिए हैं गैस पेपर, पांचों गैस पेपर को एकदम रट लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हम तो कराने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, कहीं चाहते हैं कि झकास तैयारी हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं, कहता है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जो है, कहता है आई नॉट साइन ओमेगा टी है, कहता है द्वारा किसी प्रतिरोध में एक निश्चित समय उत्पन्न गर्मी लगभग परिणाम की एक स्थिर धारा के समान होगी। ठीक है, यानी कि स्थिर धारा यहाँ पे पूछ रहा है। स्थिर धारा मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इट गिवन रेजिस्टेंस गिवन टाइम बाय दी, है ना, साइनसॉइड करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी द सेम एज दैट द स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली, है ना। यहाँ पे कुल मिला के हमको पूछ रहा है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट का। ठीक है, एक होता है आई एवरेज। ठीक है, ये दो चीज़ें होता है। तो ये RMS का वैल्यू होता है, आपको पता, हम डायरेक्ट लिखाए हैं, हमारा नोट्स में आप देखेंगे 0.707 आई नॉट होता है IRMS का वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, 14 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की, देख सकते हैं आराम से, ये तो बहुत आसान है, अभी तो रे ऑप्टिक्स हम पढ़ाए हैं। ठीक है, उसका वीडियो में सबको मिल जाएगा। और वेव ऑप्टिक्स हम 1 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं, और वो चलेगा 5 से 6 दिन, 6 जनवरी तक। तो अभी ज्वाइन करें, अभी देर नहीं हुआ है। बाकी आपको गैस पेपर तो मिल ही रहा है, तो गैस पेपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं आप पढ़ चुके हैं पहले से तो, है ना। कहता है प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है, तब क्या होगा। देखो सिंपल है, द रे लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर। रेरर मतलब मान लेते हैं हवा, रेरर वही ना है, एज कम्पेयर टू ग्लास। ठीक है, तो ये रेरर है और जा रहा है डेंसर में। तो रेरर से जब भी डेंसर में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसे ये सीधा है, ये आपका अभिलंब है, तो इसको जाना चाहिए इधर सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाता है या मुड़ जाता है, जो भी समझ सकते हैं। तो लंब की ओर क्या हो जाता है, ये झुक जाता है। तो इसका सेंसर रहेगा लंब की ओर ये झुक जाता है, यानी कि बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। तो 15 का सेंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, चीज़ें पढ़िएगा तो चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, इससे देखो ऑप्टिकल फाइबर हम नहीं बताए थे, लेकिन फिर भी देख लो, ये सब चीज़ें हैं, आसान है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन तो आपको करा ही देंगे ताकि क्वेश्चन बन जाएगा आपका, है ना। कहता है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश का गमन किसके कारण होता है, यानी कि द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू, यानी ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रेवल होता है वो किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला देखो, ये तो बहुत आसान है। क्या कहता है, कहता है द इमेज फॉर्म्ड, देखो ये हम कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया यहाँ पे। कहता है द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा इमेज बनाता है, यहाँ पूछा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो कैसा इमेज बनाता है, यानी कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जो अभी दृश्यक लेंस होता है उसके द्वारा जो बनाता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है। ऐसा नहीं बोला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ रहा है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको पता होगा कि ये होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इधर बड़ा इधर छोटा, ये होता है आपका आई लेंस यानी कि LE, और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी LO। ठीक है, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक पैरेलल रे जाएगा तो मान लो इसका फोकस से गया, एक डायरेक्ट गुजारेंगे तो ये ऐसे गया, तो यहाँ पे टकराया तो ऑब्जेक्ट ऐसे बना। तो देखो यहाँ पे रियल लाइन क्रॉस किया तो ये कैसा बना, रियल बना, इमेज कैसा बना, रियल बना। और उल्टा बनता है, देखो उल्टा बनता है ना, तो रियल और उल्टा बनता है, और उल्टा में छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। ठीक है, तो रियल एंड लार्ज होगा, और बोल सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि उल्टा है ना। तो रियल यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं बड़ा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है, पता है आपको, है ना, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा रियल एंड लार्ज। यहाँ पे रियल एंड लार्ज नहीं होता था, रियल एंड इन्वर्टेड को हम लोग टिक करते हैं, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ चलिए, यानी बड़ा, ये उल्टा। ठीक है,
चलिए, अब यहीं पे कहीं मान लीजिए आपको पूछता कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, तो आपको पता है कि चाहे आपका माइक्रोस्कोप हो, जो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, तीनों जो बनाता है वो हमेशा कैसा बनाता है, तो इमेजिनरी बनाता है, इमेजिनरी बनाता है, यानी कि हमेशा आभासी बनाता है। और हमेशा कैसा बनाता है, तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप होता है वो उल्टा इमेज बनाता है ना, यानी कि इमेजिनरी एंड इन्वर्टेड। लेकिन जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो इमेजिनरी बनाता है, लेकिन वो सीधा बना देता है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी तरंग में गमन करने के लिए द्वितीय तरंगाओं का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बहुत आसान है। कहता है कि द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, यानी कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में जो बात किया गया था वो किसके द्वारा बात किया गया था? तो ये हम अभी रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है आप लोगों को, है ना। तो जो कोर्स वाले बच्चे होंगे उसको लग रहा होगा मतलब कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन जो कहीं और पढ़े होंगे तो उसको तो लगेगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, वो जगह यहाँ पे ह्यूजेंस के द्वारा, है ना, यहाँ पे ह्यूजेंस के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि हवा में एक डबल स्लिट व्यक्तिकरण प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहता है डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर, कहता है एंड इंटायर अरेंजमेंट इज, कहता है कि डिप्ड इन वाटर, कहता है दी फ्रिंज वेट। तो कहता है कि एक प्रयोग किया जाता है, पूरी व्यवस्था को पानी में डुबाया जाता है। तो कहता है कि जो फ्रिंज का चौड़ाई होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, मतलब इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो घट जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान दें, जब पानी में डुबाया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाता है। ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और यही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E, यानी कि कहता है कि द्रव्यमान m है कोई ऑब्जेक्ट का, गतिज ऊर्जा E है, तो कहता है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, है ना, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, है ना। क्या बोलता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमको वैल्यू पूछ रहा है जब ऑब्जेक्ट का मास m है और काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेला हो जाता है। आप लोगों को ये पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्बडा बराबर होता है h/p, ये पता है आप लोगों को। ये भी पता है कि P बराबर होता है mv, तो एक और फॉर्मूला होता है लैम्बडा बराबर h/mv। लेकिन जब बात करेगा काइनेटिक एनर्जी दे देगा, जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ठीक है, और बॉडी का मास दे देगा, तो मास तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी से रिलेशन कहीं नहीं हो रहा है। तो एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, P और E में एक रिलेशन होता है कि E बराबर होता है p²/2m। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब E² बराबर होता है E बराबर होता है p²/2m। हम वो लोग जानते हैं कि लैम्बडा बराबर होता है h/p, तो हमको P का वैल्यू चाहिए, तो P को यहीं छोड़ देंगे तो p² हो जाएगा। ये आपका भागा में, तो इधर हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इस जगह 2me ये ऐसा हो जाएगा। अब p² है तो यहाँ पे हम लोग P का वैल्यू चाहिए, तो e² हटेगा तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो P का वैल्यू हो गया 2me, तो यहाँ पे बैठा देंगे तो रूट अंडर हो गया 2me, तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा h/√2me, h/√2me। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे क्या है, कहता है बोर्स के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2π के पूर्णांक के गुणनफल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये हम लिखा है ना कि बोर्स ने अपने मॉडल में बहुत सारा बात कहा, जिसमें से उन्होंने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम L, है ना, लीनियर मोमेंटम जो होगा L, ठीक है, लीनियर बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम लीनियर बोल देते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम यानी उसका जो कोणीय वेग होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, है ना, यानी L बराबर बन गया था ns/2π। बहुत आसान है। एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय वेग, तो कोणीय वेग यहाँ पे है कहीं पे, तो गतिज ऊर्जा, एक परमाणु की त्रिज्या, संभावित ऊर्जा, फिर कोणीय संवेग, वही कोणीय वेग संवेग मोमेंटम। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है n बराबर 2 से n बराबर 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन का विस्थापन डैश मेल खाता है ना। इसका मतलब होता है कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3, 4, 5, 6 टू n बराबर 2 क्रॉसपॉन्ड्स टू, और यहाँ पे चारों सीरीज का नाम दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि मान लो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सीरीज है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपका n बराबर 1 है,
ये 1 है, n बराबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो n बराबर 2 से यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है 3 पर या जा रहा है 4 पर, है ना, और जा रहा है यहाँ पे 5 पर, 6 पर भी जा रहा है कि हाँ एक बार 6 पर भी जा रहा है, तो ऊपर 6 होगा। तो कहता है कि जा रहा है तो वो कहाँ से जा रहा है, ये जो दो नंबर n बराबर 2 है, इस सीरीज को हम लोग क्या नाम देते हैं ना, तो इस सीरीज को हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं, आपको पता होगा है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा बाल्मर सीरीज। ठीक है, आपको पता होगा कि सब जो छोटा छोटा चैप्टर है ना उसका हम 2 लेक्चर दिए, और 2 लेक्चर देख लीजिएगा ना, सम एकदम क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, एकदम हूबहू मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना जब तक आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन परिकिरणन द्वारा मापी गई एक गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 FM है। ठीक है, ये नहीं पढ़ाया अभी, और अभी पढ़ाएंगे ना अभी तो। ठीक है, इसके बाद जैसे सेमीकंडक्टर बच गया और एक बच गया आप लोगों का यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियाई। तो सबसे ये सब क्वेश्चन है। कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फेरीमीटर FM, मतलब होता है। कहता है व्हाट इज द मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली विल बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27। ठीक, कैसे होता है जब क्लास में समझाएंगे तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, अगला जो है वो 24 नंबर क्वेश्चन, ये सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो ये भी बताएंगे, तो उसके बाद इसका समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। सो कहता है कि टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ। कहता है कि पी टाइप जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन को किसके डॉप करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स कर लो इसको, यानी ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर इज। तो सेमी कंडक्टर का ये जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका जो होता है अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो वो हमेशा घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, गर्म करने पर जो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि वो घट जाता है। यानी कुल मिला के देखो, सेमीकंडक्टर तो अच्छा से उसमें नहीं करता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अच्छा से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कर पाता। जैसे उसको गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाता है, तो इसमें से आसानी से करंट जाने लगता है, यानी कि करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यही बात करता सिर्फ कंडक्टर का, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा कुछ, हाँ। लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चन। इतना कहीं आप पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कम से कम इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन हूबहू मैच करेगा ऑप्शन के साथ, और आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए जल्दी से टॉपर भैया जैक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें।